नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो अभी तक हमने अपने सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात की है, जो होता है मेरा इक्वल टू साइन। इक्वल टू से क्या होता है, जो राइट साइड में वैल्यू होती है वो मेरे लेफ्ट साइड वाले जो वेरिएबल है उसके अंदर जाकर स्टोर हो जाती है। जैसे अगर मैंने लिख दिया लेट ए इज इक्वल टू 5, तो उससे क्या होगा, 5 ये जो वैल्यू है ये ए में जाकर स्टोर हो जाएगी, तो मेरे ए की वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगी। या फिर अगर मैंने लिखा लेट बी इज इक्वल टू ए, तो उसके इसमें क्या हुआ, ए की जो वैल्यू थी यानी 5 वो बी में जाकर स्टोर हो गई। तो अगर मैं बी की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगी तो वो मेरे पास प्रिंट होकर आएगी एज 5। बट मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर के और भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिनको हम अपनी प्रोग्रामिंग में देखते हैं। इनमें से सबसे कॉमन फॉर्म होता है जब हम कभी भी लिखने की कोशिश करते हैं एज या कोई भी वेरिएबल इज इक्वल टू दैट वेरिएबल प्लस सम नंबर। तो जब भी हम उसी वेरिएबल की वैल्यू के अंदर कुछ ऐड करके उसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराने की कोशिश करते हैं, तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर को हम शॉर्ट फॉर्म करके भी लिख सकते हैं। यानी अगर मुझे कभी भी एज इज इक्वल टू एज प्लस 1 लिखना है तो इसका शॉर्ट फॉर्म तरीका होगा कि इस इक्वल टू एज प्लस को मैं कन्वर्ट कर दूं प्लस इक्वल टू में। तो अगर कोड में कभी भी इस तरीके की लाइन लिखी हुई है तो उसका बेसिक मतलब है ये। जैसे अगर मैंने कोई भी वेरिएबल लिया, लेट्स सपोज हमने कोई वेरिएबल लिया लेट एज इज इक्वल टू 23। अब अगर हम यहां पर लिखें एज प्लस इक्वल टू 1, इस लाइन का बेसिक मतलब है कि हम एज में 1 ऐड करके एज में स्टोर करवानी है। यानी 23 प्लस 1 इज इक्वल टू 24। मेरे एज की वैल्यू 24 होने वाली है, इसको करेंगे एंटर, तो अब एज की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 24। इसी तरीके से इसी असाइनमेंट ऑपरेटर को हम माइनस के लिए यूज कर सकते हैं। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी उसी वेरिएबल के अंदर से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है और उसी वेरिएबल के अंदर अगर स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए हम माइनस इक्वल टू लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कराने की कोशिश कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई इक्वल टू लिख सकते हैं। अगर हम डिवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अगर मुझे लिखना है एज इज इक्वल टू एज डिवाइडेड बाय 1, तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होगा, या यहाँ पर 2 भी हो सकता है, यहाँ पर 3 भी हो सकता है, तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होगा एज डिवाइड इक्वल टू एंड फिर ये जो मेरा नंबर है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अगर मॉड्यूलो होगा, जैसे अगर हमने लिखा है एज इज इक्वल टू एज मॉड्यूलो 4, तो इसको दूसरे तरीके से लिखने का तरीका होगा एज मॉड्यूलो इक्वल टू 4। तो वही सेम वैल्यू हमारे पास आने वाली है। जैसे मल्टीप्लाई के लिए अगर ट्राई करें एज मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, तो अब अगर एज की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 48, क्योंकि एज की वैल्यू पहले 24 थी, 24 को ही अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 48 हो गया, और एज के अंदर अब मैंने 48 को जाकर स्टोर करवा दिया। तो इस तरीके से हम छोटे सिंटैक्स को यूज करके एक बेटर तरीके से अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूनरी ऑपरेटर्स की। अभी तक जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं ना, ये हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। बाइनरी का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर जनरली 2, यानी ये जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं ये 2 ऑपरेंड्स के ऊपर काम करते हैं। जब भी हम a प्लस बी लिखते हैं या a मल्टीप्लाइड बाई बी लिखते हैं या a डिवाइडेड बाई बी लिखते हैं या a मॉड्यूलो बी लिखा, हमने पावर बी लिखा, या फिर मैंने a इक्वल टू बी लिखा, इन सारे के सारे ऑपरेटर्स के साथ हम 2 ऑपरेंड्स को यूज करते हैं। पहला मेरे पास मेरा फर्स्ट नंबर होता है, दूसरा सेकंड नंबर होता है। यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, इस तरीके से हमेशा 2 ऑपरेंड्स होने चाहिए। पर मेरे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसको सिंगल ऑपरेंड चाहिए, और इसीलिए इसको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। ये जो प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, सारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, और मेरे पास अलग से जावास्क्रिप्ट में यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। यूनरी कहने का मतलब है 1, जिसको सिंगल ऑपरेंड चाहिए। अब अभी तक हमने देखा है कि अगर मुझे एज इज इक्वल टू एज प्लस 1 लिखना होता है तो उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है एज प्लस इक्वल टू 1, या फिर एज इज इक्वल टू एज माइनस 1 को शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है एज माइनस इक्वल टू 1। ऐसे ही इसका भी एक और शॉर्टर वर्जन होता है जिसको हम यूनरी ऑपरेटर्स की टर्म्स में इंप्लीमेंट करते हैं। अब ये जो मेरा एज प्लस इक्वल टू 1 या फिर एज माइनस इक्वल टू 1, ये एक ऐसा सेंटेंस है, यानी एक ऐसा ऑपरेशन है, बार बार किसी नंबर के अंदर प्लस 1 करना या माइनस 1 करना, ऐसा ऑपरेशन है जो कोडिंग के अंदर बहुत बार यूज होता है। बाद में जब जाकर हम लूप्स के बारे में सीखेंगे तो हम बहुत बार इस चीज को यूज करेंगे। नहीं तो इसका बेसिक सा एग्जांपल हम ये लिख सकते हैं, मान लेते हैं किसी कोड के अंदर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया ईयर, और ईयर लेट्स सपोज हमने 2000 से इनिशियलाइज किया। अब अगर मुझे बार बार अपनी ईयर को अपडेट करना होगा तो मुझे लिखना पड़ेगा ईयर प्लस इक्वल टू 1, तो मेरा ईयर जो है 2001 बन जाएगा। उसके बाद 1 साल बाद हमें दोबारा से ईयर को अपडेट करना पड़ेगा, प्लस इक्वल टू 1 तो ये 2002 हो जाएगा। अब दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा, प्लस इक्वल टू 1 2003, दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा, दोबारा से अपडेट। तो इस तरीके से बार बार हमें +1 या -1 ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिनको बार बार परफॉर्म करना होता है। तो इन ऑपरेशंस को और छोटे में परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 1 से इंक्रीज करना चाहते हैं, इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इंक्रीमेंट यानी इंक्रीज,
किसी भी नंबर को अगर हम 1 से इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम सिंपली लिख सकते हैं उस वेरिएबल का नाम एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं प्लस प्लस। प्लस प्लस कहने का मतलब है उस नंबर को हम 1 से इंक्रीज कर रहे हैं। यानी अभी अगर मेरे ईयर की वैल्यू 2005 है और मैंने सिंपली लिखा ईयर प्लस प्लस, तो क्या हुआ, ईयर प्लस प्लस के बाद मेरा जो ईयर है उसकी वैल्यू होने वाली है 2006 के इक्वल। यानी अगर मैं ईयर को प्रिंट कर रहा हूं तो इस वैल्यू को हम लिख देंगे 2006 के इक्वल। इसको क्लियर करते हैं। अब अगर हम दोबारा से ईयर प्लस प्लस लिखें तो ईयर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2007 के इक्वल। एंड यहीं पर दूसरी तरफ अगर मुझे ईयर की वैल्यू को -1 करना है तो उसके लिए हम माइनस माइनस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। यानी अगर मुझे डिक्रीज करना है बाय 1, इसको हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ईयर माइनस माइनस कहने का मतलब है ईयर की वैल्यू अगर पहले 2007 थी तो अभी ईयर की वैल्यू 1 कम होकर 2006 के इक्वल हो गई। दोबारा मैंने ईयर माइनस माइनस किया तो इसको कहने का मतलब है कि ईयर की वैल्यू पहले अगर 2006 थी तो ईयर माइनस माइनस करने के बाद ईयर की वैल्यू 2005 हो गई मेरे पास। तो ये मेरे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो होता है कि जो भी मेरा वेरिएबल है, लेट्स सपोज मेरा वेरिएबल ए है, इसके मैं बाद में अगर प्लस प्लस लिखूं, ये भी मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ए के मैं पहले भी प्लस प्लस लिख सकती हूँ। उसी तरीके से ए के बाद में भी माइनस माइनस लिखा जा सकता है, ए के पहले भी माइनस माइनस लिखा जा सकता है। तो यूनिरी ऑपरेटर इन 4 फॉर्म्स में मेरे पास अवेलेबल होता है। जब हम पहले प्लस प्लस लिखते हैं या पहले माइनस माइनस लिखते हैं तो ये होता है मेरा प्री इंक्रीमेंट। यानी अगर मैंने पहले प्लस प्लस ए लिख दिया तो ये हो गया मेरा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और अगर मैंने बाद में प्लस प्लस लिख दिया तो ये हो गया मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री यानी पहले, पोस्ट यानी बाद में। उसी तरीके से अगर मैंने पहले माइनस माइनस ए लिख दिया तो ये हो गया मेरा प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और अगर मैंने बाद में माइनस माइनस लिखा तो ये हो गया मेरा पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं। इसका जो मेन डिफरेंस है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, मतलब जिसमें प्लस प्लस पहले आता है उसमें क्या होता है, उसमें पहले वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है फिर वो वैल्यू यूज होती है। मतलब अगर उस वेरिएबल की वैल्यू को हमने किसी एक्सप्रेशन के अंदर यूज कर रखा है तो पहले वो वैल्यू चेंज होगी तभी नई जो अपडेटेड वैल्यू है उसको हम यूज कर पाएंगे। यानी अगर मैंने लिखा लेट एज इज इक्वल टू 10 तो अभी एज की वैल्यू 10 है, फिर मैंने लिखा लेट न्यू एज इज इक्वल टू प्लस प्लस एज, तो इस केस में क्या होगा, राइट साइड में पहले प्लस प्लस पहले आ गया तो पहले चेंज होगा। मतलब एज की जो वैल्यू है वो अगर पहले 10 थी तो पहले वो अपडेट होकर 11 होगी एंड उसके बाद इस एज की वैल्यू को हम असाइन करेंगे न्यू एज में। तो मेरे जो न्यू एज की वैल्यू है दैट विल बिकम 11 सेम एज माई एज वैल्यू। तो पहले एज के अंदर चेंज आया, उसके बाद नया जो अपडेशन है या कोई भी यूज है वो हो पाया। वहीं पर पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले हम पुरानी वैल्यू को यूज करते हैं और बाद में जाकर नई वैल्यू को चेंज करते हैं। तो जैसे शुरुआत में एज की वैल्यू अगर 10 है और नेक्स्ट लाइन के अंदर हम न्यू एज की वैल्यू को कर रहे हैं एज प्लस प्लस, तो पहले एज की जो पुरानी वैल्यू थी उसको हम यूज करेंगे। यानी न्यू एज के अंदर जाकर एज की पुरानी वैल्यू स्टोर होगी। एज की पुरानी वैल्यू क्या थी, वो थी 10 के इक्वल, एंड उसके बाद जो मेरा एज वेरिएबल है उसकी वैल्यू अपडेट होकर 11 हो जाएगी। इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बनाते हैं एक वेरिएबल लेट एज इज इक्वल टू 10। अब हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे न्यू एज इज इक्वल टू प्लस प्लस एज। अब मेरे लास्ट में जो एज की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 11 एंड जो मेरे न्यू एज की वैल्यू थी वो भी मेरे पास हो जाएगी 11। क्यों? क्योंकि पहले एज की वैल्यू अपडेट हुई यानी 11 हुई तभी न्यू एज के अंदर जाकर स्टोर हुई। प्लस प्लस कहता है पहले चेंज करो खुद को फिर अपने एक्सप्रेशन में हमें यूज होना है। वहीं पर अगर हमने एज की वैल्यू को इनिशियलाइज किया होता 10 के साथ और अब अगर हम न्यू एज की वैल्यू को अपडेट करते विद एज प्लस प्लस, तो इस केस में एज पहले न्यू एज को असाइन होता, मतलब न्यू एज की वैल्यू 10 होती, फिर एज की वैल्यू अपडेट होकर 11 हो रही होती। तो अगर एज की वैल्यू को लिखवाएं तो वो हो जाएगी 11 एंड न्यू एज की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 10 के इक्वल। तो इस केस में पहले हमने पुरानी वैल्यू को यूज किया न्यू एज के लिए एंड उसके बाद हमने अपना चेंज जो है उस हिसाब से इसे अपडेट किया। यही रीजन है जिसकी वजह से अगर हम कोई नया वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स सपोज मैंने बनाया a इज इक्वल टू 5 और हम करते हैं प्लस प्लस a,
तो प्लस प्लस ए करते ही क्या हुआ, यहाँ पर ये प्रिंट करवाने के लिए शुरुआत में ही 6 प्रिंट हो गया और मैं बाद में ए की वैल्यू प्रिंट करवाऊं तो ये भी 6 होगी। पर अगर मैंने ए प्लस प्लस किया होता तो ए प्लस प्लस के केस में अभी तो ये 6 प्रिंट कर रहा है पर ए की वैल्यू 7 है, यानी प्रिंट में यूज हो रही है वो चीज, ए की वैल्यू पुरानी वैल्यू यूज हो रही है। तो प्लस प्लस क्या कहता है, प्रिंट करवाने के लिए तो पुरानी वैल्यू को पहले यूज कर लो, बाद वाला पोस्ट इंक्रीमेंट, एंड उसके बाद ए को अपडेट कर दो। तो प्रिंट करवाने के लिए हमने पुरानी वैल्यू 6 को प्रिंट करवाया एंड बाद में हमने ए को अपडेट करके 7 वैल्यू किया। तो ये डिफरेंस होता है मेरे पोस्ट इंक्रीमेंट एंड मेरे प्री इंक्रीमेंट में, एंड सेम डिफरेंसेस हम अपने पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को जो मेरे इंक्रीमेंट यूनियनरी ऑपरेटर पर बेस्ड है। What is the value of each variable in each line of code? यानी इस कोड की हर एक लाइन में हर एक वेरिएबल की क्या वैल्यू चल रही है उसको हमें बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी लाइन 1 की। लाइन 1 के अंदर हमने एक वेरिएबल को बनाया है let num is equal to 5। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट लाइन में वेरिएबल है num, इसकी वैल्यू है अभी 5 के इक्वल। सेकेंड लाइन की बात करते हैं। सेकेंड लाइन में हमने न्यू num is equal to num प्लस प्लस लिखा है। तो हमने एक नया वेरिएबल बनाया है न्यू नम एंड मेरा जो पुराना वेरिएबल है उसकी वैल्यू है अभी 5 के इक्वल। तो प्लस प्लस बाद में लिखने का मतलब है कि पहले पुरानी वैल्यू यूज करो बाद में प्लस प्लस करो। तो पुरानी वैल्यू नम की थी 5, तो वही वैल्यू जाकर असाइन हो जाएगी मेरे न्यू नम को। तो न्यू नम की भी वैल्यू हो जाएगी 5 के इक्वल और नम की वैल्यू बाद में जाकर अपडेट होगी विच विल बी इक्वल टू 5 + 1 6। तो थर्ड लाइन की अगर बात करें तो थर्ड लाइन में जो मेरा न्यू नम है उसके अंदर हमने असाइन करने की कोशिश की है प्लस प्लस नम, यानी नम की जो पुरानी वैल्यू थी उसमें हम प्लस प्लस कर दें। नम की पुरानी वैल्यू 6 थी, इसमें मैंने पहले ही चेंज कर दिया, फिर हमें अपडेट करना है। तो पहले ही चेंज करके नम की वैल्यू हो गई 7 के इक्वल और अब ये जो वैल्यू है ये हम न्यू नम को असाइन कर देंगे तो न्यू नम भी हो जाएगा 7 के इक्वल। तो इस लाइन में नम की वैल्यू 5 है, सेकंड लाइन में नम की वैल्यू 6 है, न्यू नम 5 है और लास्ट लाइन में दोनों की वैल्यू 7 के इक्वल है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं सेम कोड को अपने कंसोल के अंदर लिखकर। हमने लिखा लेट नम इज इक्वल टू 5 एंड उसके बाद हमने बनाया एक नया वेरिएबल न्यू नम इज इक्वल टू नम प्लस प्लस एंड इसके बाद हमने अपडेट किया न्यू नम इज इक्वल टू प्लस प्लस नम। अब अगर हम नम की वैल्यू को प्रिंट करवाएं दैट इज इक्वल टू 7 एंड लास्ट लाइन में अगर न्यू नम की वैल्यू को प्रिंट करवाएं दैट इज आल्सो इक्वल टू 7। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप कि प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, इन चारों के बीच में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है तो आप खुद से अपना एक वेरिएबल बनाकर यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हम जरूर आगे बढ़ें, क्योंकि बाद में जाकर जब हम लूप्स जैसे टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट इनको काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करके देख रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने आइडेंटिफायर रूल्स के बारे में। आइडेंटिफायर क्या होता है, जब भी हम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद अ यूनिक नेम, यानी कोड के अंदर हर एक वेरिएबल का एक यूनिक, एक अलग नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे वेरिएबल्स बना रहे हैं और सारे वेरिएबल्स के सेम नाम हो गए। हर एक जो नया वेरिएबल बनता है उसका हमेशा नया नाम होना चाहिए, वेरिएबल्स के नाम जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल्स हैं उनको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। तो जो मेरे आइडेंटिफायर्स होते हैं, यानी आप किस वेरिएबल को क्या नाम दे सकते हैं, उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल ये कहता है कि जो भी मेरे वेरिएबल का नाम है उसके अंदर लेटर्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर भी आ सकता है और डॉलर का साइन भी आ सकता है। यानी जो मेरे ए से लेकर जी तक सारे के सारे लेटर्स होते हैं, चाहे स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी हो गया या कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी हो गया, या फिर मेरे 0 से लेकर 9 तक सारे के सारे डिजिट्स हो गए, या फिर मेरे कीबोर्ड के ऊपर जो अंडरस्कोर का साइन होता है वो हो गया, या फिर मेरे डॉलर का साइन हो गया। ये चारों तरीके के कैरेक्टर्स को हम अपने वेरिएबल के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं प्राइस। तो जो प्राइस है ये एक वेरिएबल का वैलिड नाम है। उसी तरीके से अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकती हूँ प्राइस 1 2 3, ये भी मेरे एक वेरिएबल का वैलिड नाम हो जाएगा। हम चाहें तो लिख सकते हैं प्राइस डॉलर, इस तरीके से ये जो है ये भी मेरे एक वेरिएबल का वैलिड नाम है। हम चाहें तो हम लिख सकते हैं प्राइस अंडरस्कोर, तो ये भी मेरे एक वेरिएबल का वैलिड नाम है। पर जैसे ही मैं लिख दूंगी लेट प्राइस हाइफन, तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ जाएगा क्योंकि हाइफन वाला सिंबल नहीं होता। तो इसने एरर दे दिया अनएक्सपेक्टेड टोकन हाइफन, क्योंकि हाइफन हम अपने वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते। वहीं पर हम एक वेरिएबल बनाना चाहें, लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट ओल्ड प्राइस,
तो ये भी एक वेरिएबल का सही नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि ओल्ड और प्राइस के बीच में स्पेस आ गई, हम अपने वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। अगर हमें ऐसा नाम चाहिए तो उसके अंदर से हमें स्पेस को हटाना पड़ेगा, इसीलिए हम दोनों वर्ड्स को एक साथ लिखते हैं जब भी वेरिएबल के नाम को डिफाइन करते हैं। तो कोई भी स्पेसेस अलाउड नहीं होती वेरिएबल के नाम में। दूसरा रूल कहता है कि वेरिएबल का जो नाम है दैट मस्ट बिगिन विद अ लेटर, या फिर इट मस्ट बिगिन विद डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर। मतलब जो मेरे वेरिएबल का नाम है वो डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकता। हमेशा वेरिएबल का नाम या तो लेटर या डॉलर साइन या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। जैसे अगर हम चाहें तो अपने वेरिएबल का नाम हम लिख सकते हैं, लेट्स सपोज हमने अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया एज, या फिर हम लिख सकते हैं इसे अंडरस्कोर एज, या फिर हम लिख सकते हैं इसे डॉलर एंड एज। तो ये तीनों मेरे पास वैलिड नाम है। लेकिन अगर मैं इसे वन एज लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ जाएगा इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन का। मतलब ये जो वन शुरुआत में आया है इसको जावास्क्रिप्ट रिकॉग्नाइज नहीं करती। चौथा रूल कहता है कि नेम्स आर केस सेंसिटिव। स्मॉल वाई और कैपिटल वाई या किसी स्मॉल चीज और कैपिटल चीज में दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं लेट प्राइस इज इक्वल टू 5, तो अब अगर मैं प्राइस की वैल्यू प्रिंट करूं तो वो मेरे पास 5 प्रिंट हो जाएगा। पर अगर मैं कैपिटल P लिख दूं तो उस केस में आएगा प्राइस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि कैपिटल P वाला जो वेरिएबल है उसको मैंने कभी डिफाइन ही नहीं किया। इसीलिए वेरिएबल के नाम में हमने कहां पर स्मॉल लिखा है कहां पर कैपिटल लिखा है उसको याद रखना बहुत जरूरी होता है जब भी हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स को लिख रहे होते हैं। एंड लास्ट रूल हमारा कहता है कि वेरिएबल्स के जो नाम है वो रिजर्व्ड कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने बात की कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनके फिक्स्ड मतलब होते हैं। जैसे हमारा जो लेट है ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, हम किसी वेरिएबल का नाम लेट नहीं रख सकते, या किसी वेरिएबल का नाम हम वैर नहीं रख सकते, हम किसी वेरिएबल का नाम कॉन्स्ट नहीं रख सकते, क्योंकि ये सारे के सारे जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, सो दे कैन नॉट बी नेम्स ऑफ वेरिएबल्स। तो अगर मैं चाहूं कि मैं अपने वेरिएबल का नाम कॉन्स्ट लिख दूं, लेट कॉन्स्ट इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ जाएगा अनकॉट सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन कॉन्स्ट। तो ये कॉन्स्ट जो है इसको, ये हमारा कीवर्ड है, इसको हम वेरिएबल के नाम की तरह यूज नहीं कर सकते। हम चाहे तो कॉन्स्ट में कैपिटल C अगर कर दिया तब इसको यूज कर सकते हैं एज अ वेरिएबल नेम, पर स्मॉल लेटर्स और उसी सेम सिंटैक्स के साथ हम इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो जब भी हम अपने वेरिएबल्स को क्रिएट कर रहे हैं इन रूल्स को हमें हमेशा याद रखना है। बहुत ही बेसिक रूल्स है। लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, 4 चीजें यूज हो सकती हैं वेरिएबल के नाम में। शुरुआत में आप डिजिट्स को यूज नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, हमने HTML की बात की थी। HTML केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। HTML में आप कुछ कैपिटल में लिख देंगे कुछ स्मॉल में लिख देंगे, दोनों बराबर होता है, पर जावास्क्रिप्ट के अंदर दोनों चीजें अलग अलग है। जो चीज स्मॉल में है वो स्मॉल में ही रहनी चाहिए, जो चीज कैपिटल में वो कैपिटल में ही रहनी चाहिए, नहीं तो आपका एरर आ सकता है। और पांचवी चीज, जो भी हमारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं उनको हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर आइडेंटिफायर के नाम की तरह यूज नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के केस की। यानी हर जो लैंग्वेज होती है ना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर एक स्पेसिफिक केस होता है जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। केस होता है आइडेंटिफायर्स को लिखने का तरीका। तो हमारे सबसे जो फेमस केसेस है उसमें हमारा आता है एक, ये यहाँ पर होना चाहिए कैमल केस। इसको अगर मैं लिखकर दिखाऊं तो केम केस नहीं होगा, दिस विल बी कैमल केस। उसके अलावा हमारे पास स्नेक केस होता है या पास्कल केस होता है। ये बेसिकली आइडेंटिफायर्स को लिखने के तरीके होते हैं। मतलब जब भी अगर मुझे किसी वेरिएबल के नाम को लिखना है, लेट्स सपोज मेरा कोई भी वेरिएबल है फुल नेम, अगर मैं किसी फुल नेम नाम के वेरिएबल को बनाना चाहती हूँ तो एक तो तरीका है कि मैं लिख सकती हूँ लेट फुल नेम, एक तरीका है कि मैं लिख दूं लेट फुल नेम, और एक तरीका है कि मैं लिख दूं लेट फुल नेम। इनमें डिफरेंसेस क्या हुए? एक में मेरा जो वेरिएबल का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है और बाकी सारे वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है। इसको हम कहते हैं कैमल केस। कैमल केस यानी फर्स्ट वर्ड तो सारा स्मॉल में रहेगा, नेक्स्ट जितने भी वर्ड्स होंगे उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता चला जाएगा। स्नेक केस होता है जिसमें सब कुछ स्मॉल में रहता है और डिफरेंट वर्ड्स के बीच में हम अंडरस्कोर को यूज करते हैं। और पास्कल केस होता है जिसमें सारे के सारे वर्ड्स शुरुआत करते हैं कैपिटल लेटर के साथ। अब ये सारे के सारे वेरिएबल्स आप जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, बट बाय कन्वेंशन, मतलब कोई रूल नहीं है, कोई सिंटैक्स में आपका एरर नहीं आएगा, बट बाय कन्वेंशन एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी ये होगी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अपने कैमल केस को फॉलो करें। इसीलिए अगर मुझे फुल नेम लिखना होगा तो ऐसे और ऐसे लिखने के बजाय हम फुल नेम नाम के वेरिएबल को इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर लेट्स सपोज मुझे टोटल प्राइस नाम का वेरिएबल बनाना है तो हम उसको लिखेंगे लेट TOTAL और कैपिटल P।
तो फर्स्ट वाला लेटर स्मॉल होना चाहिए, बाकी सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो ये मेरा एक नया वेरिएबल बन जाएगा। तो इस तरीके से हम जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वेंशन की बात करते हैं तो हम कैमल केस को यूज करेंगे। पाइथन की बात करें अगर, पाइथन के अंदर हमारा स्नेक केस यूज होता है, पाइथन के अंदर कैमल केस यूज नहीं होता, पाइथन एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा और सी प्लस की बात करें तो उसके अंदर भी हम अपने कैमल केस को यूज करते हैं। तो इस तरीके से हर एक लैंग्वेज का अलग केस होता है जिसको हम बाय कन्वेंशन यूज करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे लिए वो हमारा कैमल केस होने वाला है। तो जैसे अगर हम कोई वेरिएबल्स बनाते हैं, लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम, तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे। हमने कोई वेरिएबल बनाया लास्ट नेम, तो हमको उसको कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे। फर्स्ट जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा एंड या सारे के सारे लेटर स्मॉल रहेंगे एंड बाकी सारे वर्ड्स में हम अपने फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल रख रहे होंगे।